भारत की राजधानी दिल्ली से दक्षिण दिशा की ओर करीब 250 मील की दूरी पर स्थित है झांसी शहर। यह उत्तर प्रदेश राज्य में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर अवस्थित छोटा सा शहर है। यह पूरा का पूरा क्षेत्र बुंदेलखंड के नाम से विख्यात है। इसका इतिहास अनेक युद्धों से भरा पूरा है। बहादुरी और आजाद ख्याली यहाँ जन जन की परंपरा रही है। इतिहास में अनेक अवसरों पर बुंदेलखंड क्षेत्र एक अभेद्य दीवार की भांति प्राचीन हिंदू संस्कृति की रक्षा करता रहा और उत्तर से होने वाले आक्रमणों को अचल भाव से झेलता रहा। अनेक वर्षों तक बुंदेलखंड ने अफगानी आक्रमणकारियों का बहादुरी से सामना किया और उन्हें वापस खदेड़ा। लेकिन बाद में मुगल बादशाहों द्वारा अपने साम्राज्य में मिला लिए जाने से बुंदेलखंड को पराजय का कड़वा घूंट भी पीना पड़ा। 17वीं शताब्दी में बुंदेलखंड अनेक छोटे छोटे राज्यों में बंट चुका था। उन राज्यों में से एक प्रमुख राज्य था वर्तमान मध्य प्रदेश में स्थित ओरछा। 17वीं शताब्दी में भी ओरछा के राजा ने लगातार मुगल बादशाहों से लोहा लिया और दिल्ली को भारी शुल्क अदा करते हुए स्वतंत्र अस्तित्व कुछ हद तक कायम रखा। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद समूचे मध्य और उत्तरी भारत में मराठों का दबदबा कायम हो गया था। उसी दौरान सन 1859 में बुंदेलखंड में सेना विद्रोह फूट पड़ा, परंतु मराठा सेनापति रघुराव ने बड़ी कुशलतापूर्वक इस विद्रोह को कुचल डाला। अपनी इस सेवा के बतौर बख्शीश रघुनाथ राव को झांसी और आसपास के जनपदों का शासक बनाया गया, जो उस वक्त मराठा पेशवा शासन के अधीन थे। रघुनाथ राव का यह शासनाधिकार पीढ़ी दर पीढ़ी कायम रहा और झांसी के सूबेदार अर्ध स्वतंत्र राजतंत्र के रूप में मराठा राजसंघ के अन्य अर्थात इंदौर, ग्वालियर और बड़ौदा के शासकों के समकक्ष हो गए थे। रघुनाथ राव ने सन 1895 तक झांसी पर कुशलतापूर्वक शासन किया। वे एक सक्षम प्रशासक थे। उन्होंने अपने राज्य में अनेक मंदिर बनवाए, कुएं खुदवाए तथा एक समान कर प्रणाली विकसित की। जीवन के चौथे चरण में उन्होंने सियासती जीवन से अवकाश ग्रहण किया तथा पवित्र नगरी बनारस में सन्यासी का जीवन व्यतीत करने लगे। वहीं जीवन के अंतिम समय में उन्होंने पवित्र गंगा नदी में जल समाधि ले ली। रघुनाथ के संन्यास ग्रहण करने के पश्चात उनके भाई शिवराम भाऊ ने राजपद संभाला। वे बहुत दूरदर्शी शासक थे और झांसी की गद्दी संभालने के तुरंत बाद उन्होंने मराठा राजधानी पूना को करों की अदायगी बंद कर दी। उनके इस कदम को भले ही लोग अवसरवादिता और सिद्धांतहीनता का नाम दें, पर सच्चाई यह है कि दूरदर्शी शिवराम भाऊ ने भांप लिया था कि देश में मराठा शक्ति का सूरज डूब रहा है और अंग्रेजों का आधिपत्य बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में वे पेशवा पर और अधिक निर्भर नहीं रह सकते थे, जिनके राज्यों के विभिन्न हिस्से एक एक कर अंग्रेजों के कब्जे में आते जा रहे थे और उनका सिंहासन भी छिनने के कागार पर था। शिवराम को पक्का यकीन था कि झांसी की सेना अंग्रेजों के आक्रमण का सामना नहीं कर सकती। इस प्रकार उन्होंने सटीक आंकलन करते हुए अंग्रेजों की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। उनका विचार था कि एक बार उनकी मित्रता पर भरोसा हो जाने पर ईस्ट इंडिया कंपनी उनके समर्पण के प्रस्ताव को ठुकरा देगी और झांसी पर उनके शासन को मान्यता प्रदान करेगी। और सचमुच शिवराम भाऊ का सोचना सही निकला और इसके उन्हें अच्छे परिणाम मिले। झांसी के शासक को वंशानुगत राज्य के स्वतंत्र एवं संप्रभुता संपन्न राजा के रूप में मान्यता मिली। इस मुकाम को हासिल करने के बाद शिवराम भी अवकाश ग्रहण कर सन्यासी जीवन व्यतीत करने लगे और मौन व्रत धारण कर उन्होंने वार्तालाप करना भी त्याग दिया। आखिर में राम नाम का जाप करते हुए उन्होंने भी रघुनाथ राव की भांति गंगा में जल समाधि ले ली। शिवराम भाऊ के बाद उनके पौत्र रामचंद्र राव सिंहासन पर आरूढ़ हुए। उन्हें और उनके उत्तराधिकारियों को भी अंग्रेजों द्वारा झांसी के स्वतंत्र शासक के रूप में मान्यता प्रदान की गई।
अंग्रेजों के प्रति निष्ठा दिखाने में रामचंद्र राव अपने दादा शिवराम से भी बढ़ चढ़कर थे। यहाँ तक कि निकटवर्ती मध्य भारत में अंग्रेजों के खिलाफ सुलग रहे विद्रोह को दबाने के लिए भी उन्होंने अपनी सेनाएं भेजी। उनके इस कारनामे से खुश होकर अंग्रेजों ने उन्हें छोटे महाराज का खिताब दिया। सीधे साधे रामचंद्र इतने भावुक हो गए कि उन्होंने झांसी के किले की सबसे ऊंची बुर्जी पर ब्रिटिश यूनियन जैक को फहराने की अनुमति दे दी। इतना ही नहीं, उन्होंने आर्थिक रूप से भी अंग्रेजों की सहायता की और कभी अपना धन वापस नहीं मांगा। रामचंद्र राव के इन कार्यों से उनके कुछ सरदारों के बीच विद्रोह की धीमी आहट होने लगी, जो किसी कीमत पर अपना आत्मसम्मान नहीं खोना चाहते थे। रामचंद्र राव की उदारता का नतीजा यह निकला कि जब उनकी मृत्यु हुई तो झांसी का खजाना खाली हो चुका था। रामचंद्र राव के बाद उनके चाचा झांसी के महाराज बने। वे शरीर से कोढ़ी, अनैतिक चरित्र वाले घटिया शासक साबित हुए। सौभाग्य से 3 वर्षों बाद ही उनकी भी मृत्यु हो गई और एक बार फिर झांसी का राज सिंहासन खाली हो गया। इस बार राज सिंहासन के 4 दावेदार थे। दावेदारों के दावों की जांच पड़ताल करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक चयन आयोग का गठन किया। इस आयोग ने इन दावों की गहन छानबीन की और मृतक राजा के भाई गंगाधर राव का चयन किया। आयोग को ऐसे ही व्यक्ति की तलाश थी जो मृतक राजा का निकटतम रिश्तेदार हो। जब गंगाधर राव राजा बने तब झांसी का खजाना खाली हो चुका था। इस स्थिति में अंग्रेजों को भरोसा नहीं था कि नया राजा शासन अच्छी तरह चला लेगा, इसलिए वे गंगाधर राव को शासनाधिकार सौंपने अनिच्छुक थे। अतः अंग्रेज गंगाधर राव को नाम मात्र का राजा बनाए रखना चाहते थे, लेकिन धीरे धीरे गंगाधर राव ने अपना प्रभाव बढ़ाया और शासन के कार्यों में सक्रिय रूप से हिस्सा लेने लगे। राजा में इन परिवर्तनों से अंग्रेजों को भी प्रसन्नता हुई और उन्होंने झांसी पर शासन करने की संपूर्ण जिम्मेदारी गंगाधर राव को सौंपने का मन बना लिया। प्रारंभिक दिनों में गंगाधर राव को छोटे मोटे असंतुष्ट सरदारों का विरोध सहना पड़ा। उनके अलावा झांसी में उन दिनों ठगों का भी आतंक छाया हुआ था। इन सब से निपटने के लिए उन्होंने अंग्रेजों के साथ समझौता किया, जिसके अधीन झांसी को सर्वाधिक राजस्व देने वाले 2 जिलों पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया और बदले में अंग्रेजों ने प्रशिक्षित सैनिकों की 2 बटालियनें राजा को सौंप दी तथा उन्हें अपनी फौज रखने की भी छूट दे दी। इन सैनिकों की सहायता से बागी सरदारों को कुचल दिया गया, ठगों और डाकुओं का सफाया किया गया और झांसी में शांति और समृद्धि का वातावरण बनने लगा। अपनी राजनीति तथा सख्ती की वजह से आसपास के शासकों में गंगाधर राव का रुतबा बनने लगा और वे पेचीदा राजनीतिक व आर्थिक समस्याओं पर गंगाधर राव की सलाह लेने लगे। अंग्रेजों के साथ महाराजा ने पूरी ईमानदारी और सत्य निष्ठा का बर्ताव किया। उन्हें अंग्रेजों से भी समान बर्ताव की उम्मीद थी। अंग्रेज पदाधिकारियों के मन में अपने प्रति तनिक भी अविश्वास या संदेह महाराजा को सहन नहीं था। तय मानदंडों से तनिक भी इधर उधर होने पर महाराजा अंग्रेज अधिकारियों को उनका स्थान बताने में जरा भी नहीं हिचकिचाते थे। एक बार ऐसा हुआ कि दशहरे का त्योहार रविवार के दिन पड़ा। दशहरे के दिन महाराजा की सेनाओं की परेड निकाली जाती थी, जिसमें अंग्रेज सैनिकों की टुकड़ियां भी शामिल होती थी। लेकिन इस बार ब्रिटिश टुकड़ियों के कमांडर ने शस्त्र लेकर परेड में चलने से इनकार कर दिया, क्योंकि रविवार उनके अवकाश का दिन था। इस पर महाराजा ने अफसर को तुरंत याद दिलाया कि अंग्रेज सैनिकों को 2 जनपदों के बदले में उनके अधीन रखा गया है और यदि ब्रिटिश टुकड़ी परेड में शिरकत नहीं करती है तो उन जनपदों को वापस ले लिया जाएगा। कहने की आवश्यकता नहीं कि अंग्रेज अफसर को बात समझ में आ गई और ब्रिटिश टुकड़ियां भी सशस्त्र परेड में शरीक हुईं।
अंग्रेज भी गंगाधर राव का काफी सम्मान करते थे। एक बार गंगाधर राव बनारस यानी वर्तमान वाराणसी की तीर्थ यात्रा पर गए। तत्कालीन गवर्नर जनरल ने बनारस के रास्ते में पड़ने वाले नगरों के अंग्रेज अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए थे कि जहाँ कहीं भी महाराज विश्राम या जलपान के लिए ठहरे, उनकी उचित आवभगत की जाए। सारे रास्ते तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, किंतु बनारस का अधिकारी अपने कर्तव्य पालन में चूक गया। यहाँ तक कि वह महाराज का स्वागत करने भी नहीं आया। गंगाधर राव ने अधिकारी की शिकायत कलकत्ता में गवर्नर जनरल से कर दी। नतीजे में उक्त अधिकारी को न सिर्फ क्षमा याचना करनी पड़ी, बल्कि अपने पद का त्याग भी करना पड़ा। इसके बाद राजा के सम्मान में आयोजित स्वागत समारोह के दौरान भी राजेंद्र बाबू नामक एक सरकारी कर्मचारी गंगाधर राव के आगमन में अपनी जगह पर खड़ा नहीं हुआ। तब महाराज ने अपने 2 आदमियों को आदेश दिया कि उक्त कर्मचारी को जबरदस्ती लंबी अवधि तक खड़ा रखें। जब राजेंद्र बाबू ने इस घटना की शिकायत की तो गवर्नर जनरल ने उसे बताया कि इसके लिए वह खुद जिम्मेदार है।